नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि निष्क्रिय गैस की खोज। निष्क्रिय गैस पीरियोडिक टेबल में टोटल 6 निष्क्रिय गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम गैस को फ्रैंकलैंड और लॉकयर नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। नियॉन गैस को विलियम रैमजे ने खोजा था। आर्गन गैस को खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम है रेले। क्रिप्टन और जेनॉन को विलियम रैमजे ने 1898 ईस्वी में खोज निकाला था। रेडॉन गैस को डॉन नामक साइंटिस्ट ने 1902 ईस्वी में रेडियम के विघटन से खोज निकाला था। 1904 ईस्वी में रेले को आर्गन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और इसी साल विलियम रैमजे को अन्य निष्क्रिय गैसों की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। विलियम रैमजे ने नियॉन, क्रिप्टन और जेनॉन 3 नोबेल गैसों को खोजा था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो है कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम लोग परिभाषा को पढ़ते हैं। लुईस के अनुसार यदि किसी प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु समान गुण तथा समान आवेश वाले हो तो ऐसे परमाणु अपने सबसे बाहरी कक्ष से समान इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझा कर लेते हैं। साझेदारी के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों का जो जोड़ा बनता है, इस जोड़े को दोनों परमाणु समान रूप से व्यवहार कर अपने निकटतम निष्क्रिय गैस की रचना प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से बने रासायनिक बंधन को सहसंयोजक बंधन या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। देखो, आयनिक बॉन्ड में क्या होता था कि एक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणु को दे देता था, और यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक परमाणु के बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणु के साथ शेयर करता है, और दूसरे परमाणु के भी बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस इलेक्ट्रॉन को पहले परमाणु के साथ शेयर करता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का पेड़ बन जाता है, और इस इलेक्ट्रॉन के पेड़ से जो बॉन्ड बनता है उसे ही हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन परमाणु को समझो। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, तो इस तरह से इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। इसे ही हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल होगा हाइड्रोजन, मीथेन, HCl। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लुईस ने किस प्रकार सहसंयोजक बंधन को समझाया था, तो आप लोग इस आंसर को वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सहसंयोजक बंधन के 3 प्रकार होते हैं: सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। जब दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तब एकल सहसंयोजक बंधन बनता है। यानी कि जब परमाणु अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो उनके बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, जिसके वजह से एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसका और भी एग्जाम्पल होगा फ्लोरीन, HCl, H2O और मीथेन। इसके बाद है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। जब दो परमाणुओं के बीच 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तब उनके बीच द्विक सहसंयोजक बंधन बनता है। जब परमाणु अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो उनके बीच बनता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर है ऑक्सीजन। इसका और भी एग्जाम्पल होगा CO2 और C2H4। ठीक है, इसके बाद है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जब दो परमाणुओं के बीच 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तब उनके बीच त्रिक सहसंयोजक बंधन बनता है। जब परमाणु अपने 3 इलेक्ट्रॉनों का शेयर करते हैं तो उनके बीच बनता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर पिक्चर में जो आप देख पा रहे हैं नाइट्रोजन का, यहाँ पर एक और 2 बिंदु होगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका और भी एग्जाम्पल होगा C2H2। और इसके बाद एक पॉइंट है कि सबसे मजबूत बॉन्ड जो होता है वो होता है ट्रिपल बॉन्ड, और सबसे कमज़ोर जो बॉन्ड होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सहसंयोजक यौगिक की विशेषता क्या है। अधिकांश सहसंयोजक यौगिक साधारण अवस्था में गैस या द्रव्य या वाष्पशील ठोस होते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि किसी
ठोस सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण दो। तो आंसर में आप लोग लिख सकते हैं ग्लूकोज, चीनी, नेप्थेलिन, आयोडीन, सिलिका। और अगर द्रव सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण पूछेगा तो पानी या अल्कोहल आप लोग लिख सकते हैं। और अगर गैस के लिए पूछेगा तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, क्लोरीन, अमोनिया वहां पर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट है कि सहसंयोजी यौगिकों के मध्य लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होने के कारण सहसंयोजी यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है, लेकिन कुछ सहसंयोजक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, कार्बाइड। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सहसंयोजी यौगिकों का गलनांक कम होता है, लेकिन कुछ ऐसे यौगिक है जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, कार्बाइड, ये कुछ ऐसे यौगिक है जिनका गलनांक बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, इस पॉइंट को अच्छी तरह से याद रखना होगा। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट है कि सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः अघुलनशील होते हैं, परंतु कार्बनिक विलयकों में ये घुलनशील होते हैं। 4 नंबर पॉइंट है कि सहसंयोजक यौगिक द्रवित अवस्था, यहाँ पर ये गलत होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, द्रवित अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इन अवस्थाओं में ये आयन उत्पन्न नहीं करते, किंतु HCl और NH3 के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि इन विलयनों में आयन उपस्थित होते हैं। देखो, हमेशा एक पॉइंट याद रखना कि अगर किसी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन या फिर आयन होने चाहिए। लिक्विड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयन होना ज़रूरी होता है, लेकिन सहसंयोजक यौगिक के जो द्रवित अवस्था होता है वो विद्युत का कुचालक इसलिए होता है क्योंकि वो आयन के फॉर्म में नहीं पाया जाता, उसके सॉल्यूशन में जो आयन नहीं पाया जाता। लेकिन यहाँ पर 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं, HCl और NH3, जिसके जलीय घोल में आयन पाया जाता है, जिस कारण से ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है। और 5 नंबर पॉइंट है कि सहसंयोजक यौगिक अणुओं के रूप में रहते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सहसंयोजक यौगिकों का उदाहरण दीजिए। तो आंसर में आप लोग लिख सकते हैं H2O, NH3, CH4, HCl। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि उच्च गलनांक वाले सहसंयोजक यौगिकों का उदाहरण दो। तो आंसर होगा हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरल हाइड्रोजन क्लोराइड में विद्युत प्रवाह नहीं होता है लेकिन तरल सोडियम क्लोराइड में होता है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर होगा जो तरल हाइड्रोजन क्लोराइड होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और हाइड्रोजन एवं क्लोरीन के बीच सहसंयोजक बंधन होता है, जिसके कारण तरल HCl में विद्युत प्रवाह नहीं होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, इसी कारण तरल हाइड्रोजन क्लोराइड में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन जो NaCl है वो एक आयनिक कंपाउंड है, वो एक विद्युत संयोजक यौगिक है। किसी भी पदार्थ में विद्युत प्रवाहित होने के लिए इलेक्ट्रॉन या आयन की ज़रूरत पड़ती है। NaCl जो कि एक आयनिक यौगिक है, NaCl की तरल अवस्था में Na+ तथा Cl- आयन पाए जाते हैं, जिसके कारण तरल NaCl में विद्युत प्रवाहित होता है। NaCl सॉल्यूशन में Na+ और Cl- ये 2 आयन पाए जाते हैं, जिसके कारण तरल NaCl में विद्युत का प्रवाह हो पाता है। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है HCl जो कि एक सहसंयोजी यौगिक है, जब इसे पानी में घुलाया जाता है, जब इसे पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो इसमें विद्युत प्रवाह होता है, ऐसा क्यों? देखो, ये जो क्वेश्चन है ये पिछले वाले क्वेश्चन से अलग है। ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि जो तरल हाइड्रोजन क्लोराइड होता है वो विद्युत का प्रवाह नहीं करता, लेकिन इस क्वेश्चन में है कि जब हम लोग HCl को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो विद्युत का प्रवाह करता है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर होगा जब हम लोग HCl को पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो आयन देता है, और हमें पता है कि आयन होने से किसी भी सॉल्यूशन में अगर आयन होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा। ठीक है। ये आंसर लिखने के साथ एग्जाम में ये इस इक्वेशन को भी लिखना होगा। HCl + H2O gives H3O+ + Cl-।
H3O+ को हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन और Cl- को कहते हैं हम लोग क्लोराइड आयन। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे।